Hello everyone, welcome to Education World. I am Lalit Pancholi, your chemistry educator at Education World. Now we are discussing a chapter which is named as periodic table. In the periodic table, we will discuss firstly the introductory part or earlier attempt at the classification of elements. तो आज हम लोग जो है बेसिकली दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पे। ठीक है, इंट्रोडक्शन से पहले मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं कि जैसे कि हम लोग किसी मेडिसिन शॉप पे जाते हैं तो हम लोग ने वहां पे बोला जनरल हमें चाहिए हार्ट की कोई मेडिसिन चाहिए, या फिर हम लोग बोलते गैस्ट्रो यानी पेट की कोई मेडिसिन चाहिए हमें। तो हम लोग क्या बोलते हैं उनको कि हमें उसकी मेडिसिन दे दीजिए, या प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास होता है तो हम वो में देते हैं। तो हम लोग जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो हमें अर्लियर से अर्लियर जो है मेडिसिन निकाल के दे देते हैं। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि उन्होंने डिजीज के हिसाब से, शरीर के बॉडी पार्ट की डिजीज के हिसाब से उनको शायद व्यवस्थित कर रखा है, दैट्स व्हाई ऐसा कर सकते हैं। या उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट बना रखा है। क्या बना रखा है बेटा? एक ऐसा अरेंजमेंट जो है वो बना रखा है जिसकी वजह से जो प्रिस्क्रिप्शन मिलते हैं और उनके अंदर जो मेडिसिन है उन्हें फटाफट से दिया जा सके और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल सके। इसी तरीके से आपको ये बता दूं कि सबसे पहले जब पीरियोडिक टेबल बनाई गई सबसे पहले तो इस तरह के रीअरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज को सबसे पहले रीअरेंज करने वाला कभी उसको प्रॉपर रीअरेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपने मुताबिक करता है। इसी तरह अपन ये बोले कि पीरियोडिक टेबल के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोग बाग आए, बहुत सारे साइंटिस्ट कई सारे आए, उन्होंने रीअरेंजमेंट की कोशिश भी की लेकिन वो सक्सेसफुल ना हो पाए। लेकिन अपन कुछ एक पढ़ेंगे जिनके नाम अच्छे हैं यहाँ पे। तो हम ये बोले एट प्रेजेंट अपन ये बोल सकते हैं इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट पे टोटल 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। हम ये बोल दें अराउंड द ईयर 1800 ओनली 30 एलिमेंट्स वर नोन। केवल 30 एलिमेंट्स ही जानते थे बेटा। ऑल दीज हैड सीमिंगली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो अपन क्या बोलते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है बेटा? डिफरेंट होती है। तो आप ये बोल दो प्रॉपर्टीज जो होगी बेटा वो क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो सकती है उनकी। क्लियर है? क्लियर बेटा? इसके बाद नेक्स्ट, एज डिफरेंट एलिमेंट वर बीइंग डिस्कवर्ड साइंटिस्ट गैदर मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, जो नए एलिमेंट मिल रहे थे, जो न्यू एलिमेंट मिल रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, जितने भी आपके न्यू एलिमेंट्स मिल रहे थे बेटा उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पता करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने बोला दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल दैट वाज नॉन अबाउट द एलिमेंट्स। तो जितनी प्रॉपर्टीज हमें मिल रही थी तो सबकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, तो उनको गैदर करना और उनको एक जगह ऑर्गेनाइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। तो उन्होंने क्या बोला कि एक पैटर्न बनाया जाए, है ना, एक सिस्टम बनाया जाए, एक पैटर्न बनाया जाए। तो दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न इन द प्रॉपर्टीज। उन्होंने प्रॉपर्टीज के हिसाब से अपने पैटर्न डेवलप किया ऑन द बेसिस ऑफ दे कुड एक्सट्रेक्ट सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद एज। तो इजीली अपन ये पता कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उनको रीअरेंज किया जा सके या उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनको मैनेज किया जा सके। तो ऐसा उन्होंने कोई पैटर्न या फिर बोले अपन ने तरीका बनाने की कोशिश की। तो ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अपन ये बोलेंगे पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन बेसिकली यही है कि सबसे पहले जो अरेंजमेंट हुए, सबसे पहले जो हम लोगों ने अपने अपने पैटर्न दिए कि किस तरीके से चीजों को जमाना चाहिए। घर में भी ऐसा होता है कि किसी तस्वीर को हमें लगाना है, किसी फोटो फ्रेम को लगाना है, तो सब लोग अपने अपने डायरेक्शन देते हैं, लेकिन कोई एक सबसे अच्छी डायरेक्शन होती है उसी में अपन उसको लगाते हैं। तो अपन उसी तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। तो फिर नेक्स्ट आता है अपने पास में व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। हम क्यों क्लासिफाई करें एलिमेंट्स को? तो ये बोले फॉर द बिगिनिंग ऑफ 18th century only very few elements were known that time. It was quite easy to study and remember their individual properties. उस समय तो बहुत थोड़े से एलिमेंट थे बेटा जिनको पढ़ना और समझना, उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना बहुत आसान था। However, this situation becomes difficult with the discovery of large
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लेटर ईयर्स। अपन ये बोलते हैं कि ये सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है धीरे धीरे, जिसकी वजह से अपन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को याद रख नहीं सकते थे। तो हम लोगों ने क्या बोला, एट दिस स्टेज, तो आपने बोला भैया एट दिस स्टेज द साइंटिस्ट फेल्ट द नीड ऑफ सम सिंपल मेथड टू फेलिसिटेट simple method to felicitate the study of the properties of various elements and their compound। तो उन्होंने बोला कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, जैसे एलिमेंट की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज है, तो उनको एक सिंपल मेथड में डालने की कोशिश की। आफ्टर द न्यूमरस अटेम्प्ट्स द साइंटिस्ट, कई सारे अटेम्प्ट्स के बाद में, वर अल्टीमेटली सक्सेसफुल इन अरेंजिंग द एलिमेंट इन सच अ वे दैट so that similar elements were grouped together and different elements were separated। यानी कि कई सारे अटेम्प्ट होने के बाद में एक ऐसी सिचुएशन आई जहां पर हम लोगों ने एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से अरेंज कर दिया जो सेम प्रॉपर्टीज वाले थे, और डिफरेंट को क्या कर दिया बेटा, सेपरेट करके रख दिया। कोई परेशानी बेटा? तो चलिए इसमें आगे बढ़ सकते हैं। यस, तो बात कर रहे बेटा अर्लियर अटेम्प्ट की। ये तो अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ। तो अर्लियर अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, अर्लियर अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें पहला आ गया डॉबिनियर्स ट्रायड, या आप इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ ट्रायड भी बोला जाता है कई जगह पे, लॉ ऑफ ट्रायड्स भी इसे बोला जाता है। तो बोले इन 1870 J.W. डोबेनियर, साइंटिस्ट का नाम था, जर्मन साइंटिस्ट थे बेटा ये, गेव दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, है ना, इन्होंने एक अरेंजमेंट दिया। इन्होंने बोला, इन्होंने क्या किया बेटा, he made a group of three element of similar chemical properties। ये जरूर याद रखें बेटा, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उनके तीन के ग्रुप बना दिए बेटा, विच इज कॉल्ड ट्रायड्स, है ना, बोल्ड में लिखा भी हुआ है। इन डोबेनियर ट्रायड्स एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। यानी कि ये बोले हैं कि जैसे अपने पास में तीन एलिमेंट है, इन्होंने क्या बोला बेटा, तीन एलिमेंट है ए, बी और सी, इनकी क्या है बेटा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है बेटा? तो मानो कि जो इसका एटॉमिक वेट है वो W1 है, इसका जो है वो W2 है, और इसका W3 है। दिस इज योर एटॉमिक वेट या रिलेटिव एटॉमिक वेट जो इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये बोल रहा है द फर्स्ट एंड थर्ड, अगर इन दोनों के एटॉमिक वेट का अर्थमेटिक मीन निकाला जाए, ये इन दोनों के वेट का अर्थमेटिक मीन निकाला जाए, अगर निकाला जाए बेटा, देखो इसको कर दिया अर्थमेटिक मीन निकाल दिया या एवरेज निकाल दिया, तो वो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। जैसे कि ये लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। ट्रायड है बेटा, ये इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है। इसका 7 है, यहाँ से 7, यहाँ से 39, दोनों का डिवाइड किया, कितना है बेटा 23। अब 23 किसका है, सोडियम। क्लियर? तो इस तरीके से इसने ट्रायड बनाया। तो ये था डोबेनियर लॉ ऑफ ट्रायड। इसने 3 ट्रायड उस समय बनाए थे, अब तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन उस समय 3 ही थे बेटा, क्योंकि अब समय तो इस समय तो एलिमेंट भी ज्यादा है ना। तो देखो कौन कौन से ट्रायड इसने बनाए। एक तो बनाया इसने सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ठीक है ना। तो इसमें हो गया बेटा 32 और 128, अगर इनको जोड़ दो तो ये 80 आता है, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है बेटा 79 के, अप्रोक्सीमेटली चलता है इसमें, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं आ सकता। जैसे इसका 35.5 इसका 127 है, दोनों का एवरेज निकाला तो कितना है बेटा 81.25, लेकिन इसका कितना है 80 है, तो ये भी आप अप्रोक्सी बोल दो लगभग। और इसके बाद में कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, और इसके बाद में ये आ गया बेटा बेरियम। तो इसका 40 कैल्शियम का और बेरियम का 137, टोटल हमारा 88.5, ये भी अप्रोक्स है, तो अप्रोक्स हो जाएगा बेटा। क्लियर है? तो अप्रोक्स किसके, ये 88 के कर दो, दिस वन इज 80
and this one is approximately equal to 79. तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है, इसने कुछ भी किया लेकिन इसने जो भी बनाया अपने सामने, लेकिन ये 3 से ज्यादा ट्रायड नहीं दे पाया, इसकी ये लिमिटेशंस हैं। तो डोवेनियर कुड नॉट आइडेंटिफाई, देखो कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नॉन एट दैट टाइम, उस समय पर वो 3 ही ट्रायड दे पाया। हेंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्रायड्स वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल नहीं है। तो इसने बोला क्लासिफाई मेनी अदर एलिमेंट्स which were not able to form any triads like all 3 previous triads। तो इसने कई सारे ट्रायड बनाने की कोशिश की, लेकिन पहले जो 3 थे ना उनके जैसा एक भी नहीं बन पाया, उनके जैसा एक भी नहीं बन पाया। बात क्लियर है बेटा मेरी? तो ये इसकी लिमिटेशन है। जैसे ये फेल हुआ तो एक नया साइंटिस्ट आया। अब क्योंकि इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो 1817 में हुआ था बेटा, ठीक है ना, इनका जो ट्रायड था, ट्रायड रूल, वो 1817 का। तो अब नए साइंटिस्ट आए, नाम था उनका न्यूलैंड, जॉन न्यूलैंड नाम था, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड नाम था इनका। क्या नाम था बेटा? जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। 1865 में इन्होंने अपना एक लॉ दिया, इसका नाम था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या दिया बेटा? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इन्होंने दिया। इन 1864 जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, an English chemist, noticed that when elements are arranged in increasing order of their atomic masses, अगर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए, तो एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट वन। यानी वो आप बोल देंगे जो पहला एलिमेंट है वो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को क्या करेगा बेटा? रिसेंबल करने वाला है। उसकी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा? रिसेंबल करने वाला, मतलब कि सेम प्रॉपर्टी की होने वाली है। बेसिकली आप लोग म्यूजिकल नोट देखते होंगे, तो न्यूलैंड जो है, पर्सनली मैं आपको बताऊं इनके बारे में अगर थोड़ा देखेंगे तो ये म्यूजिकल लवर है। तो आप ये बोल दो ये आपके म्यूजिकल नोट है ना, म्यूजिकल नोटेशन है आपकी, ये म्यूजिकल नोट है। तो ये इसमें जैसे हो गई सा रे गा मा पा धा नी सा। तो देखो बेटा सा के बाद में वापस सा आने में टोटल 8 का मतलब 7 का डिफरेंस है। कितने का बेटा? और इनके बीच में टोटल 6 का डिफरेंस है, 2 3 4 5 6। तो स से स जाने के लिए यानी अपन बोल दें पहले और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड। न्यूलैंड ने यही तो बात बोली। तो इसने बोला ही अरेंज द एलिमेंट in the increasing order of their atomic mass and observe that the properties of every 8th element was similar to the first one, like in case of musical vowel notation। क्लियर है बेटा? इस तरीके से दिया। अब ये तो इनका म्यूजिकल वोवेल नोटेशन तो अपने पढ़ ही लिया। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा बेटा, एट दैट टाइम इनर्ट गैसेस आर नॉट डिस्कवर्ड। उस समय तक इनर्ट गैसेस अपने पास में नहीं थी। इनर्ट गैसेस कौन कौन सी है? हीलियम, नियॉन, एर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडन। शॉर्ट ट्रिक भी है लेकिन समय आने पे सिखाई है। इसको आप बोल सकते हो हीना, नीना और AUR पढ़ दो, और करीना। फिर इसको लिख दो सन की, रवीना, सन की रवीना। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आप इसकी शॉर्ट ट्रिक भी दे सकते हो। तो ये उस समय तक तो नहीं थी। तो देखो इंग्लिश ये हिंदी के नोटेशन है, सारे का मैं पता नहीं था। और अगर ये अपन बात करते हैं दिस वन इज योर हिंदी नोटेशन या इंडियन नोटेशन, और अगर ये बोले तो ये इंग्लिश नोटेशन हो गया, क्योंकि ये तो इंग्लिश केमिस्ट था तो इंग्लिश गाने सुनता होगा। तो डो रे मी फा सो ला ती ऐसे बोलते बेटा, डो रे मी फा सो ला ती, और फिर वापस डो आ जाएगा। तो इसने जो एलिमेंट अरेंज किया, देखो इसने जो एलिमेंट अरेंज किया अपनी पीरियोडिक टेबल में, उसमें आया हाइड्रोजन। अब उसमें क्या नहीं था बेटा? लिथियम नहीं था, तो सॉरी हीलियम नहीं था, तो लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। इसके बाद में क्लोरीन,
फिर पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम। अब देखो बेटा मैं आपको बता दूं, यहां तक जैसे बात करते हैं ये वाला जो पार्ट है आपका, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड योर लाइटर एलिमेंट्स। लाइटर एलिमेंट। इसके बाद में जो चालू होंगे यहां से, दिस वन इज योर heavier elements. These are your heavier elements. इसमें क्रोमियम हो गया, टेनियम हो गया, फिर मैग्नीज, आयरन। अब इसने क्या किया बेटा, देखो नीचे इसने कोबाल्ट और निकल को एक साथ रखा हुआ है, ये देखो। इसने ये सीरियम हो गया है बेटा, और सोडियम को एक साथ ये रखा हुआ है। तो ये सब ये जो है बेटा उस समय की बातें थी। ये सब टोटल 56 एलिमेंट इसने अपनी पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। कितने एलिमेंट अरेंज किए बेटा? टोटल 56 एलिमेंट अपनी पीरियोडिक टेबल में उस समय इसने अरेंज किए। ठीक, अच्छी पीरियोडिक टेबल थी लेकिन पास नहीं हो पाई, क्योंकि भैया बहुत अच्छे वाले साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कई सारी बातें बोली उस समय जो धीरे धीरे करके बताई जाएगी आपको। बोले द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम Li is similar to the 8th element, that is सोडियम। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, लेकिन कॉपर की और रुबिडियम की जो है प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है। इसी तरीके से आप बोले बेरिलियम आर सिमिलर टू मैग्नीशियम एंड सो ऑन। जैसे ये तीनों हैं, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। जैसे बोरोन और एल्यूमिनियम की सिमिलर थी, कार्बन सिलिकॉन की सिमिलर थी, नाइट्रोजन फॉस्फोरस की सिमिलर थी, ऑक्सीजन सल्फर की सिमिलर थी, इस तरह हाइड्रोजन फ्लोरीन और क्लोरीन की सिमिलर थी। तो इस तरीके से ग्रुप तो हुए, लेकिन ये लाइटर एलिमेंट तक अच्छा काम करती थी। तो ये अपन बता देंगे अभी आपको। फिर बोले इसके ड्रॉबैक्स हैं। ये तो अपनी पीरियोडिक टेबल होगी। इसके बाद हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स के ऊपर। तो ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो भैया इसने टोटल 56 एलिमेंट के बारे में बोला था, यहाँ पे भी अभी बता देंगे, लिखा हुआ है। इट वाज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, यानी कि 20 कैल्शियम का होता है बेटा। इसमें से अगर नोबल गैसेस निकाल दे, कौन कौन सी? हीलियम, नियॉन और आर्गन। बचे हुए जो एलिमेंट, बचे हुए एलिमेंट यानी अप टू कैल्शियम तक इसकी पीरियोडिक टेबल अच्छे से काम करती है। एज आफ्टर कैल्शियम every 8th element does not possess properties similar to the first। यानी अपन ये बोल दें कि जैसे हैवियर एलिमेंट आएंगे, लाइटर एलिमेंट्स के लिए तो अच्छे से काम कर रही है। आप ये बोल दो अप टू कैल्शियम तो क्या होता है? लाइटर एलिमेंट्स होते हैं। कैसे एलिमेंट होते हैं बेटा? लाइटर एलिमेंट। पर हैवियर के लिए अच्छी तरीके से काम नहीं करती। मैंने लिखा है अभी आपको पिछली स्लाइड में। इसके बाद में नेक्स्ट नीचे जो सेकंड पॉइंट पे बेटा, so it was assumed by Newland that only 56 elements exist in nature and नेचर के अंदर टोटल 56 एलिमेंट ही पाए जाते हैं एंड नो मोर। इस बात पे ज्यादा गौर करना भैया, अच्छे साइंटिस्ट तो हैं पर कुछ बातें ऐसी बोली जो लोगों को पसंद नहीं आ रही। बोले नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, और उन्होंने इसके लिए स्पेस भी नहीं छोड़ा। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड whose property did not fit Newland law of octaves, और उनकी प्रॉपर्टीज जो है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में फिट नहीं बैठ रही थी। तो फेल तो होना ही था इनको, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। In order to fit elements inside his table, Newland adjusted 2 elements in the same slot। 2 एलिमेंटों को एक साथ रखा। देखो जैसे यहाँ पे रखा हुआ, ये रखा हुआ बेटा कोबाल्ट और निकल रखा हुआ है ना, ये रखा हुआ कोबाल्ट और निकल रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ? तो इसने दोनों को एक साथ रखा और इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। तो न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट, ये सेम स्लॉट में डाल दिया, लेकिन कुछ बताया नहीं इनके बारे में। बट आल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिन्हें सेम नोट के नीचे डाला गया। जैसे कि मैं आपको समझा दूं, जैसे आपका ये हो गया बेटा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, इसमें आप नीचे देखें तो कॉपर और रुबिडियम भी है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज तो इनसे मैच ही नहीं करती है। ठीक है, तो फिर ये बात गलत होगी इसकी। तो ये बोल रहा है कैन यू फाइंड एग्जांपल ऑफ दीज फ्रॉम टेबल में मिल गए, बिल्कुल सही। फिर बोले नोट दैट कोबाल्ट एंड निकल
are the same slot and these are placed in the same column as fluorine, chlorine, bromine, उस वाले कॉलम में डाला क्या डाला, which have very different properties than these elements, और इनकी प्रॉपर्टीज जो है इनसे बिल्कुल अलग अलग होती है. आयरन which resemble the cobalt, nickel in the properties has been placed far away from these elements, और इनको अलग अलग डाल दिया गया. किसको, जैसे आयरन की प्रॉपर्टी किससे रिसेंबल करती है, कॉपर से और कोबाल्ट से और निकल से. आयरन जो है Fe हो गया बेटा, ये कोबाल्ट से और निकल से इसकी प्रॉपर्टी जो है रिसेंबल करती है, लेकिन इनको डिफरेंट डिफरेंट में डाल दिया, और जो सेम सेम में डालने चाहिए थे उनको डिफरेंट डिफरेंट में. अब ये सेम है प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टीज क्या है, सेम प्रॉपर्टीज, बट फिट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट में. तो ये इसका लिमिटेशन हो गया. क्लियर है बेटा. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट. अब बात करेंगे बेटा लोथर मेयर कर्व की. किसकी बात कर रहे हैं, लोथर मेयर कर्व की बात करने वाले. आ जाए समझे इसके बारे में. तो लोथर मेयर जो है ना 1869 में है. जैसे 65 में तो ये दिया गया था, इसके बाद में 65 में तो आपका ये दिया गया. अब अपन बात करेंगे जब 65 में आपका ये आ गया ना, 65 में तो आपका ये आ गया, फिर अपन बात कर रहे बेटा लोथर मेयर कर्व की. लोथर मेयर कर्व आया 1869 में. लोथर मेयर कर्व किसने दिया, साइंटिस्ट का नाम ये लोथर मेयर कर्व. इन्होंने एक कर्व दिया, इन्होंने एक कर्व बनाया, उसमें बोला गया ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. ये देखो ये कर्व भी है मेरे पास में. इन्होंने यहाँ पे देखो कोने पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, दिस वन इज योर एटॉमिक वॉल्यूम, दिस इज योर एटॉमिक वेट. क्लियर है बेटा. तो इन्होंने एक ग्राफ बनाया एटॉमिक वेट में और एटॉमिक वॉल्यूम में. फिर बोला बेटा द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड फ्रॉम द कर्व. कर्व से कुछ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन लगाए गए. जैसे बोल रहे बेटा मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जैसे कि कौन से, दैट इज अल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम ऑक्यूपाई एट द पीक पोजीशन ऑफ द कर्व. तो इन्होंने कौन सी पोजीशन ली बेटा, पीक पोजीशन ली. जैसे कि मैं आपको यहाँ पे डिक्टेट कर रहा हूं, ये आपका आ गया लिथियम, फिर ये आपका सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम. इन्होंने कौन सी पोजीशन ली बेटा, पीक पोजीशन. क्लियर. इसके बाद में नेक्स्ट जैसे बोल रहा लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल. कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम ऑक्यूपाई द डिसेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व. इनको डिसेंडिंग मिली है ना. पीक के बाद में क्या दी बेटा, डिसेंडिंग पोजीशन. देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं इसके अंदर. ये देखो ये आपका बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में आप आ जाओ इधर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में आपका कैल्शियम, फिर स्ट्रोंटियम और फिर बेरियम. कोई परेशानी यहां तक नहीं. देखिए बेटा इसके बाद में बोला मेटलॉइड्स के बारे में बात कर रहा है. मेटलॉइड्स में आपका आ गया बोरोन, सिलिकॉन, है ना. फिर देखो बोरोन, सिलिकॉन और Te और एस्टेटिन. ठीक है, टेलुरियम और एस्टेटिन. तो एंड ट्रांजिशन मेटल ऑक्यूपाई बॉटम पार्ट ऑफ द, यानी कि मेटलॉइड जितने भी थे, है ना. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. इसमें जैसे बोरोन, सिलिकॉन ही आ गया ना, ये मेटलॉइड्स ट्रांजिशन मेटल. तो इन्होंने कौन सा बॉटम पार्ट ऑक्यूपाई किया, देखो दिखाया आपको. देखो ये आपका बोरोन, सिलिकॉन, ठीक है ना. बोरोन सिलिकॉन आया कि नहीं आया, आया ना बेटा. फिर इसके बाद में Te ढूंढ लो. Te भी ढूंढना जा सकता है कि नहीं ढूंढना जा सकता है, बिल्कुल ढूंढ सकते हो. तो वो बॉटम पार्ट में Te कहां पर है, Te कहां पर है बेटा, बिल्कुल यहाँ पे आपको मिल जाएगा. पहले तो आर्सेनिक मिलना चाहिए. Te आपको चलिए कोई नहीं, बाकी Te भी यहीं पे आने वाला आपका. इसके बाद में नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज हैलोजेंस. जैसे फुल कलर ब्राइटनेस इन, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्होंने असेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई की कर्व की. कौन सी पोजीशन बेटा, असेंडिंग. असेंडिंग में दिखाता हूं आपको, देखो ध्यान से देखना बेटा. दिस वन इज योर, ये आपका फ्लोरीन, ये रहा. फिर ये आपका यहाँ पे क्लोरीन, असेंडिंग है बेटा ये पोजीशन. ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद में दिस वन इज योर आयोडीन. देखो
ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है, ये फ्लोरीन हो गया आपका, है ना। तो इसमें सारे एलिमेंट्स तो सभी है लगभग, लेकिन बेसिकली जो है ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है कि असेंडिंग पे कौन आएगा, डिसेंडिंग पे कौन आएगा, है ना, बॉटम में कौन आएगा और पीक पे कौन आएगा। बस ये 4 पॉइंट याद रख लोगे तो आप इसको आराम से बना सकते हो। तो एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व, जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, जैसे कि आप देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, तो उन्होंने पीक पोजीशन ली। इसके बाद में जैसे फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीबी, जैसे कि अपन बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अब एस्टेटिन तो यहाँ पे आ गया और आयोडीन, तो इन्होंने कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई की बेटा, इन्होंने आपकी असेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई की, तो इन्होंने सब में सेम पोजीशन ऑक्यूपाई की हुई है। क्लियर? कंक्लूजन क्या निकला बेटा, तो इन्होंने पीरियोडिक टेबल तो अच्छी बनाई, इन्होंने पीरियोडिक टेबल ये समझाया तो अच्छा। ऑन द बेसिस ऑफ कर्व लोथर-मेयर प्रपोज दैट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic weight and this becomes the base of Mendeleev periodic table। और इन्होंने Mendeleev periodic table के लिए एक बेस तैयार कर दिया कि अगर उसकी periodic table बनेगी तो बनेगी बेटा increasing order of their atomic मास। ये किसका है बेटा, ये आपका हो गया मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का बेस हो गया। क्लियर बेटा? तो ये लोथर मेयर कर्व था आपका, कोई लिमिटेशन इसकी है नहीं, क्योंकि इसमें तो बेस बनाया किसके लिए बनाया बेस, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के लिए। क्लियर? तो अब हमें जानना होगा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को। किसको जान रहे बेटा? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में अपन समझने वाले हैं। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में बेसिकली क्या हुआ, तो आ जाए भाई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पूरा नाम है इनका दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, जरूरत नहीं है याद रखने की। तो 1869 में अपनी पीरियोडिक टेबल इन्होंने दी। ठीक है बेटा? तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज पब्लिश्ड इन जर्मन जर्नल में पब्लिश हुई बेटा ये इन 1872 में, है ना। इन द फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड एंड हाइड्राइड, इन्होंने फॉर्मूलाज भी दिए ऑक्साइड के और हाइड्राइड के एट द टॉप ऑफ द कॉलम में दिए गए, सबसे ऊपर इन्होंने दिया। फिर इन्होंने द लेटर आर इज यूज्ड टू रिप्लेस एनी ऑफ द एलिमेंट, जो ऊपर आर लिखा हुआ है ना, मैं आपको इसी पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा, उसमें आप किसी भी एलिमेंट से उसको रिप्लेस कर सकते हैं उसी वाली रो में, है ना। फिर नोट द वे फॉर्मूला आर रिटन, और इन्होंने फॉर्मूला लिखा, मतलब कि इन्होंने फॉर्मूला बनाना सिखाया कि किस तरीके से हाइड्राइड और ऑक्साइड के फॉर्मूलाज भी आप लिख सकते हैं। मेंडलीव ने बहुत अच्छी पीरियोडिक टेबल बनाई थी भाई, ये बात जरूर याद रखनी है। द हाइड्राइड ऑफ कार्बन जैसे CH4 इज रिटन एज RH4, ऑक्साइड कैसे लिखा बेटा, CO2 को लिखा है ना RH2, यानी R की जगह आप क्या लिख सकते हो, कोई भी एक एलिमेंट लिख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसके बाद बात कर रहे हैं बेटा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसने बोला था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये भी पीरियोडिक टेबल जो बेस पहले दे ही दिया था लोथर मेयर ने, उसी पे बेस्ड है। ठीक है बेटा? तो इसने बेस यूज किया एटॉमिक वेट, तो इसने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो इसने बोला पीरियोडिक, आपने बोल दिया पीरियोडिक फंक्शन क्या रखा है इसने, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का एटॉमिक वेट ही रखा बेटा। ठीक है? तो इसमें अपन बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। सबसे पहली 63 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम, नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड दैट टाइम, उस समय तक नोबल गैसेस मिली नहीं थी। ही वाज फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ये पहला साइंटिस्ट था जिसने सिस्टमैटिक मैनर में अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई। दैट इज इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम में इसने इसको बनाया। क्लियर? नेक्स्ट अपन आगे बढ़े बेटा, तो देखिए बेटा द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड एंड द 7 वर्टिकल, अपन ने बोला हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहलाई और 7 वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड, आप यहां पे वर्टिकल कॉलम भी लिख दो, ऊपर नीचे ये भी लिखा हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल जो आपने बोला हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स, दे वर 7 पीरियड्स, है ना। देयर आर 7 periods in Mendeleev periodic table. Vertical columns are called groups and there were 8 groups in Mendeleev periodic table.
मतलब कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। देखो 8 ग्रुप बना देते हैं आपको, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फाइव, द सिक्स, द सेवन, द एट। और 7 पीरियड भी हैं, 1 2 3 4, फिर इसके बाद 5, फिर 6 और एक और भी था नीचे 7। ऐसे 7 पीरियड इसके अंदर बनाए। कोई घबराने वाली बात नहीं, आपको अभी सब समझा दिया जाएगा कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल बन रही है। फिर इन्होंने बोला कि ईच ग्रुप अप टू 7, ईच ग्रुप अप टू 7 इज डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप। उनको ए और बी सब ग्रुप में भी डिवाइड किया गया। जैसे ए फर्स्ट को आपने डिवाइड कर दिया ए और बी सब ग्रुप में, ठीक है बेटा। तो ए ग्रुप को तो आप बोलते हो नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी इनको बोला जाता है। नॉर्मल एलिमेंट्स बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बेटा, नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी इनको बोल सकते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद बेटा बी सब ग्रुप की बात करें तो बी सब ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। दैट इज अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो 8th ग्रुप कंटेन 9 एलिमेंट्स इन 3 रोज। इनको बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन मेटल ग्रुप्स। इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल ग्रुप्स बोलते हैं। इसमें 9 एलिमेंट्स है, ये देखें आप। तो ये 8th ग्रुप में आ जाए तो द फर्स्ट वन इज योर दिस, इसके बाद में दिस एंड नेक्स्ट वन इज, क्लियर है बेटा। इस तरीके से बनाया जा सकता है। द एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। यानी एक ग्रुप के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कैसी होती है बेटा, सिमिलर ही होती है। इस तरीके से पीरियोडिक टेबल बनाई। फिर जैसे इसने भी जर्नल में जैसे लिखा था 1872 के अंदर जो जर्नल छपा था, तो देखो बेटा यहाँ पे आप जैसे ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो ऑक्साइड फर्स्ट रो का फॉर्मूला हो जाएगा R2O, इसका RO, इसका R2O3, इसका RO2, इसका R2O5, इसका RO3, इसका R2O7, इसका RO4। हाइड्राइड लिखे तो RH, RH2, RH3, RH4, RH3, RH2 और RH। तो इस तरीके से इनके हाइड्राइड लिखे जा सकते हैं और इनके ऑक्साइड भी लिखे जा सकते हैं। ये हाइड्राइड का फॉर्मूला ये जर्नल में छपा था बेटा, ये 1872 में है ना, जर्नल के अंदर छपा था, जर्मन जर्नल के अंदर 1872 में। ठीक, ये इसकी पीरियोडिक टेबल होगी। अब देखो इसने अचीवमेंट क्या क्या किया इस पीरियोडिक टेबल से, मतलब ये बोल दिया ना कि अच्छी सिस्टमेटिक पीरियोडिक टेबल थी, तो अचीवमेंट क्या क्या थे इसके, तो देखा अपन हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रेडिक्शन ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। इसने क्या किया बेटा, प्रेडिक्शन ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, मतलब उस समय जो एलिमेंट नहीं थे ना उनको भी इसने बता दिया था। मतलब वो ये सोच लिया था कि हाँ इसकी पोजीशन खाली छोड़ देते हैं, आने वाले समय पर वो एलिमेंट यहाँ पर आकर बैठ जाने वाले हैं। जैसे फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स in his periodic table instead of looking upon this gap as defect. डिफेक्ट के तौर पे नहीं छोड़ा, पर उसने क्या किया, गैप छोड़ दिया। उस समय के लिए तो बोल रहा था कि डिफेक्ट ही यही है, लेकिन बाद में उसने बोल लिया था कि हाँ यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा। तो मेंडलीव प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। उस समय तक तो नहीं थे पर बाद में मिल गए थे। तो मेंडलीव नेम देम बाय प्रीफिक्सिंग एज संस्कृत न्यूमेरल। तो जैसे आप इसको बोलते हो बेटा, एका का मतलब होता है 1। एका का मतलब क्या होता है, तो इसने संस्कृत न्यूमेरल लिया एका, उर्फ जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में उर्फ। ऐसा लगाता है ना जैसे आपका घर पे नाम होता है बिट्टू और स्कूल में आपका नाम होगा क्षितिज, दैट्स इट। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का नाम ले रहा हूं, हाँ ऐसा हो सकता है। एका टू द नेम प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द ग्रुप। तो इसने कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में बताया जो उस समय तो नहीं थे लेकिन बाद में वो पता चल गए। जैसे फॉर इंस्टेंस स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर, ये बाद में मिले बेटा। ये क्या हो बेटा, आपके बाद में मिले, लेकिन हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू बोरोन, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। व्हाई दे वर, दैट्स व्हाई दे टर्म्ड एज एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन रेस्पेक्टिवली, है ना बेटा। इनको इसने एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन नाम भी दे दिया। क्लियर है बेटा। मैं आपको ये समझा दूं कि आप चाहो तो इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, वो आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो आप इसको लिखें यहाँ पे, सबसे पहले बोरोन, ऊपर आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम, यहाँ पे आप एका लिख दो,
कई बार बच्चों के साथ में पेपर में यही परेशानी कि उनको ये याद नहीं रहता, ठीक है, और ए का सिलिंडर, ठीक है। अब आजकल भी एक और भी चल रहा है, एक का मैग्नेस, ठीक है बेटा, Mn। तो मैं इनसे रिलेटेड जो एलिमेंट अब मिले, बाद में डिस्कवर हुए और उनको रखा गया, तो ये तो हो गया बेटा कैसा, योर गैलियम, स्कैंडियम, ठीक। इसके बाद में जर्मेनियम एंड द नेक्स्ट वन इज टेक्नीशियम। तो ये 4 एलिमेंट है, इनकी शॉर्ट ट्रिक भी है बेटा, ए बी सी में, ये तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी इधर, और इनको लिखना है, लिखें गंगा से जमुना तक। ये आपको याद रखने की एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। क्लियर है बेटा? द प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव एंड दोज of the elements gallium which were discovered later replaced एका aluminium are listed as। मैं आपको बता दूं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ये तो वो शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको बता दी, अब इसकी प्रॉपर्टीज पे चल रहे हैं। तो जैसे अपन बात कर रहे हैं अभी रियल प्रॉपर्टीज ऑफ गैलियम की बात करें, और जैसे अपन बात कर रहे हैं कि उस समय तक तो नहीं था पर बाद में क्या हुआ, तो मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ। जैसे उसने उस समय नाम रख दिया इसका एका एल्यूमिनियम, बाद में इसका नाम हुआ गैलियम। इसका एटॉमिक मास उस समय था 68, बाद में ये प्रेडिक्ट हुआ तब मिला इसका 60, प्रेडिक्ट होने के बाद में जब ये मिल गया तो ये 69.7, जो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा थोड़ा इक्वल है। इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला देखा जाए तो दोनों लगभग सिमिलर है, और क्लोराइड का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ये भी सिमिलर है। तो इससे पता चलता है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो भी सिमिलर ही, तो कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, ये इसकी दूसरी अचीवमेंट है। दिस प्रोवाइड, है ना, convincing evidence for the both the correctness and usefulness of Mendeleev periodic table. Further, it was the extraordinary success of Mendeleev prediction that led chemists not only to accept his periodic table but also recognize him। मतलब कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था इसका, इसने क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट का किया या उनको ऑर्गेनाइज किया सिस्टमेटिक वे में, तो लोग बागों ने इसकी बहुत ज्यादा सराहना की, लोग बागों ने इसको बहुत ज्यादा बोला कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया, आप बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हो, आपने एलिमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से जो है एलिमेंटों को ऑर्गेनाइज किया है। एज द आपने बोला ओरिजिनेटर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑन विच इट बेस्ड, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कुड प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। और इसके हिसाब से अपन एलिमेंट को क्लासिफाइड कर पाए, एलिमेंट को क्या कर पाए बेटा, क्लासिफाइड कर पाए, और अच्छे से सेवरल एलिमेंट्स को समझ पाए, उनकी प्रॉपर्टीज को समझ पाए, उनकी पोजीशन को समझ पाए। जैसे इसकी जो पीरियोडिक टेबल ये आप इसको याद रखने का तरीका मॉडल से भी निकाल सकते हैं। जैसे ये जो जितने भी एलिमेंट है ये भाई यहाँ से यहाँ तक के, ये सभी आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट है। अगर ये बात की जाए आपकी ये भी आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। फिर अपन ये बात करें, ये आपका थर्ड, ये यहां तक और भी ले लें, ये आपके पी ब्लॉक के, ठीक है। तो आपके जो ए वाले जो ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ये बाद में एस और पी ब्लॉक बने। और जो बी वाले आपके, इनको बोला गया ट्रांजिशन एलिमेंट, लिखा भी हुआ है, क्लियर, these are called transition elements। तो अपन नेक्स्ट आगे बढ़े। फिर इसके बाद में इसका एक और अचीवमेंट था। अचीवमेंट क्या है बेटा, इसने कुछ डाउटफुल एलिमेंट थे उस समय के, उनके एटॉमिक वेट्स को भी क्या किया बेटा, करेक्ट किया। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसने इनिशियली बेरिलियम को पकड़ा, बेरिलियम अज्यूम एज अ ट्राइवेलेंट, और इसका इक्विवेलेंट था बेटा, वेट था बेटा 4.5। जो इसका एटॉमिक वेट उस समय जो था वो था 13.5। तो इसने क्या बोला, वैलेंसी इसकी 3 है क्योंकि ये ट्राइवेलेंट बोला गया।
और इक्विवेलेंट वेट इसका हो गया 4.5, तो इससे निकाला इसका एटॉमिक वेट 13.5, बट देयर इज नो स्पेस फॉर सच एलिमेंट्स, देन करेक्शन हैज बीन डन एंड बेरिलियम अज्यूम्ड एज अ डाइवेलेंट। बाद में इसको डाइवेलेंट प्रूव किया गया और इसका इक्विवेलेंट वेट तो जो था वो फिक्स था, दोनों को मल्टीप्लाई किया 9, जो अभी की पीरियोडिक टेबल में भी 9। ऐसे कई सारे एलिमेंट थे, जैसे कि आपका यूरेनियम हो गया, बेरिलियम हो गया, है ना, इस तरह ये आपका गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस तरीके से कई सारे एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक वेट्स को करेक्ट उस समय किया गया, ठीक है ना। अब इसके बाद में आता है बेटा लिमिटेशंस आती है इसकी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो पहला है बेटा एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये बोला व्हाइल डेवलपिंग द पीरियोडिक टेबल देयर वर अ few instances where Mendeleev had to place an element with slightly greater atomic mass before an element with slightly lower atomic mass। इसने तो बोला ही था ना, इसने क्या बोला बेटा कि मेरी जो पीरियोडिक टेबल बनेगी ना वो बनेगी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है। तो इसने अब ये देखो, जैसे अपन कोबाल्ट की बात करते हैं और निकल की बात करते हैं, तो कोबाल्ट का जो वेट है वो 58.9 है, इस तरह निकल का जो है 58.7 है। तो आना तो ये पहले चाहिए था, पर आया ये पहले, तो ये क्या बन गई इसकी, लिमिटेशन बन गई, डीमेरिट बन गई, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर है बेटा। तो इसने इस तरीके से, और इसका कारण भी नहीं दिया, तो इसका कोई इसने जवाब नहीं दिया, इसके बारे में उसने कुछ भी नहीं। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट बोल रहा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अपनी बात करें बेटा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है ना वो अनसर्टन थी कि उसे आप बोलते मेटल्स में रखें, मेटल्स में रखा जाए या फिर नॉन मेटल्स में। उसे बोले मेटल्स में रख दें क्या, या फिर उसको नॉन मेटल्स में रखें, तो इसको ये समझ में ही नहीं आया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिसेंबल दैट ऑफ अल्कली मेटल्स, इसमें लिखा हुआ है। ये तो अपने मेटल्स हो गए, कौन से, अल्कली मेटल्स। फिर बोल रहा है लाइक अल्कली मेटल हाइड्रोजन कंबाइंड विद हैलोजन्स ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फार्मूला। इनकी तरह ये क्या बना लेता है बेटा, हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन हो जाता है, जैसे HCl बना लिया इसने, क्लोरीन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में इसने H2O बना लिया, सल्फर के साथ में इसने क्या बना लिया बेटा, H2S बना लिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड अपन जैसे बात करें, ऑन द अदर हैंड अपन बात कर रहे बेटा, तो देखो just like halogen, hydrogen also exists as diatomic molecule, ठीक है। It combined with metals and non-metal to form covalent compound, यानी कि ये कोवेलेंट भी बना रहा है और ये इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी बना रहा है, दोनों तरह कंपाउंड बना रहा है। तो ये दोनों की पोजीशन रखता है, तो अपनी बोलते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। तो यहाँ लिख सकते हैं बात, नीचे लिख भी देते हैं, पोजीशन of hydrogen is uncertain। क्लियर, इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी थी। नेक्स्ट आता है बेटा पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। जब इसने बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पर अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई है, तो फिर आइसोटॉप्स को इसने कैसे बैलेंस किया। जैसे आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट वर प्लेस्ड इन द सेम पोजीशन इन टेबल थ्रू अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट, so they should place in different position। तो इसने आइसोटॉप्स को डिफरेंट पोजीशन पे रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था, पर इसने ऐसा तो नहीं किया। ये भी इसकी एक लिमिटेशन होगी। इसके बाद में सेपरेशन ऑफ सिमिलर बट ग्रुपिंग ऑफ सर्टेन डिसिमिलर एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। जैसे आपको बात करें, जैसे सर्टेन एलिमेंट्स की बात करें, सर्टेन केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स लाइक कॉपर मरकरी वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, यानी कॉपर की और मरकरी की बात करें तो इनको डिफरेंट ग्रुप में डाल दिया, इनको तो क्या कर दिया बेटा, डिफरेंट ग्रुप में डाल दिया। इसकी पीरियोडिक टेबल देख लो आप। जैसे मैं कॉपर की बात कर रहा हूं, सबसे पहले आ जाइए, देखें आप, दिस वन इज योर कॉपर। और अगर यहाँ पे मरकरी की बात करें तो कहाँ पे है, क्या है बेटा मरकरी आपका, ये प्रॉपर्टी सिमिलर होती है लेकिन डाला अलग अलग जगह पे, तो बेचारी की लंग का लंगी मजा ही नहीं आ रहा, उससे मजा नहीं आ रहा है, सही बात है। इसने अलग अलग जगह डाल दिया उनको। क्लियर है। वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप while some other dissimilar element like copper, silver और gold, है ना, हालांकि है तीनों कोवेलेंट मेटल, लेकिन इनको क्या कर दिया बेटा, इनको सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया।
दिस वन इज योर कॉपर, जैसे जहां मैंने कॉपर को मार्क किया देख पा रहे हैं आप लोग, ये कॉपर हो गया, ये सिल्वर हो गया, ये गोल्ड हो गया। तो ये तीनों ही तो क्या है बेटा, एक ही ग्रुप में, तो ये डिसिमिलर प्रॉपर्टीज है लेकिन सेम ग्रुप में, तो ये फिर दिक्कत वाला काम हो गया ना। इसको इन्होंने डाला फर्स्ट बी ग्रुप में डाला। फर्स्ट बी ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आ गए बेटा, फर्स्ट बी ग्रुप में आपका आ गया कॉपर, सिल्वर यानी कि Ag, नोट Si एंड गोल्ड A, और डिसिमिलर आपको पता ही, क्लियर। इसके बाद में नोबल गैसेस की बात करें, नोबल गैसेस उस समय तो मिली नहीं थी, तो नोबल गैसेस की डिस्कवरी थी नहीं उस समय, तो नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन हैव बीन डिस्कवर्ड लेटर बिकॉज दे आर वेरी इनर्ट एंड प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कॉन्सेंट्रेशन इन आवर एटमॉस्फेयर। One of the strength of Mendeleev periodic table was that when these gases were discovered, they could have been placed in new group without disturbing the existing order. तो मैं आपको ये बता दूं कि जब अपने पास में नोबल गैसेस आई तो उनको एक और अलग से ग्रुप बनाकर 0 ग्रुप दे दिया गया 8 ग्रुप के बाद, वहां पे इसको प्लेस किया गया उस समय। और नोबल गैसेस जो अपने को दी, वो दी अपने को बेटा रैमसे नाम के एक साइंटिस्ट ने दी। नोबल गैसेस अपने को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था रैमसे। किसने दी बेटा, रैमसे ने अपने को नोबल गैसेस दी, क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है बेटा लैंथेनॉइड्स पर और एक्टिनॉइड्स पर। तो अब देखें यहाँ पे लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट्स लाइक 58 to 71 आर कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल्स और लैंथेनॉइड्स वर प्लेस्ड टुगेदर इन वन पोजीशन। सभी को एक पोजीशन में लग गया, दैट इज थर्ड बी ग्रुप। सभी को कहां रख दिया बेटा, थर्ड बी ग्रुप में। अगर आप चाहो तो पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं अपन, तो ये देखो नीचे ही नीचे आपका लैंथेनॉइड रखा हुआ है, थर्ड बी देखेंगे आप तो ये देखिए, ये दिस वन इज योर लैंथेनॉइड। तो उस समय तो LA ही लिखा था इसमें, बाकी सभी को इसने इसी के अंदर रख दिया। इसके बाद में एक्टिनॉइड की बात करते हैं, है ना। इसके बाद में ये तो आपका लैंथेनॉइड हो गया, इसी तरीके से आपका एक्टिनॉइड भी हो सकता है, ये देखो, ठीक है। तो इसने बोल दिया बेटा lengthened were placed together in one position, that is third B and sixth period. Similarly, another group of element is called actinoids. Do not find their proper place in the periodic table. जिसका प्रॉपर प्लेस ही नहीं था बता अपनी पीरियोडिक टेबल में, तो ये इसकी एक लिमिटेशन और है। तो इस तरीके से मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई तो सही, लेकिन इसकी लिमिटेशंस कई सारी थी, उसमें कई सारी दिक्कतें थी, जिसकी वजह से पीरियोडिक टेबल फेल हो गई, जिसकी वजह से पीरियोडिक टेबल क्या होगी बेटा, आपकी फेल हो गई। और ये कई सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको समझाया। तो ये आपका यहाँ पे आज का लेक्चर पर फिनिश करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड EW। थैंक यू।